चलो जी, आओ चैप्टर 35 से शुरू करते हैं, बेल से। सेक्शन 478। मैं एक बार बेल का प्रोविजन निकाल लेता हूँ क्योंकि इसमें केस लॉज है मेरे पास। चलो आओ, देखो, बेल पढ़ने से पहले एक बार मोटा मोटा इसका एक बार आपको प्रोविजन बता देता हूँ। देखो, बेल का तात्पर्य सिर्फ इतना होता है कि बंदा जिसको अरेस्ट करने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है ना, वो अरेस्ट हो गया है, ठीक है जी, और वो कोर्ट को आश्वासन दे देता है कि जब कभी भी आप मुझे बुलाओगे, कोर्ट जब कभी भी बुलाएगी अक्यूज को, तो अक्यूज बिना किसी, मतलब क्या कहना चाहिए, बिना किसी एक्सक्यूज के बेसिकली वो ज्वाइन करेगा कोर्ट को, ठीक है जी। वो कोर्ट को ज्वाइन करेगा, वो जो भी विटनेस रहेंगे उनको सताएगा नहीं, जो भी एविडेंसेस रहेंगे उनको खुर्द बुर्द नहीं करेगा, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेगा, ठीक है जी, यानी उसको मतलब फिल ही नहीं करेगा या फिर डिस्टर्ब नहीं करेगा इस प्रोसेस को, ठीक है जी। खाम खा कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है जी, ट्रायल को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करेगा, और जो कुछ भी हो सकता है चमत्कार वमत्कार, यू नो, अंडरस्टैंड, ठीक है जी, वो नहीं करेगा, ठीक है ना। लेट से अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए, जो बंदा अरेस्ट हो चुका है, और वो कोर्ट को ये बोल दे, देखो जी मैं भागूंगा नहीं देश छोड़ के, ठीक है जी, मैं आपका जुरिडिक्शन छोड़ के नहीं भागूंगा, जब कभी बुलाओगे मैं आ जाऊंगा, ठीक है जी, मैं एविडेंसेस खुद बोध नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, ठीक है जी, जो कुछ भी सिस्टम कोर्ट बोलेगी, ठीक है जी, जब वो मान जाएगा और कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगी तो उसको बेल पे रिलीज कर दिया जाएगा। इस चैप्टर के अंदर जो हम चीज पढ़ना चाह रहे हैं, बेसिकली एक तो हम कितने प्रकार की बेल्स होती हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है जी, केस लॉस ऑफ कोर्स वो तो हमने करने ही करने हैं, इसके साथ में भाई बेल बॉन्ड्स क्या रहते हैं, ठीक है जी, फीचर्स क्या रहते हैं, उसके कंडीशंस क्या रहती हैं, स्पेसिफिक बेल्स के कौन कौन से प्रोविजंस रहते हैं, ठीक है जी, और जो चीजें रहती है जैसे कि कोई बेल बॉन्ड फोरफिट हो गया है, ठीक है जी, डिस्चार्ज कैसे कब करेंगे, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है जिस बंदे ने बेल ली हो वो बंदा ही भाग जाए, ठीक है ना, बेल बॉन्ड जंप कर दे, तब जो श्योरिटी रहेगा उसका क्या रहेगा, ठीक है ना, ये सारे प्रोविजन इसके अंदर हम पढ़ेंगे। ध्यान रखना, जो आगे वाले पोर्शन है जितने वो इंपॉर्टेंट हैं, उतने ही इंपॉर्टेंट जो पीछे वाले प्रोविजन है इस चैप्टर के वो हैं, ठीक है जी। ये चैप्टर कंप्लीट होते ही आपका बस ये निपट जाएगा, शायद एक सवा घंटे या 1.5 घंटे की क्लास लगेगी, ठीक है जी। चलो आगे आ जाओ। प्रोविजन एज टू बेल एंड बॉन्ड्स, इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन। 478, when any person other than a person accused of a non bailable offense is arrested or detained without warrant by an officer in charge of police station or appears, या फिर वो ब्रॉड बिफोर करवाया जाता है कोर्ट के सामने, एंड और साथ में एंड की और प्लस लगा लेना, प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम वाइल इन द कस्टडी ऑफ सच ऑफिसर एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग बिफोर सच कोर्ट टू गिव बेल, वो तैयार है कि उसको बेल दे दी जाए, वो अपना बेल बॉन्ड के साथ श्योरिटी के साथ तैयार है। सच पर्सन शैल बी रिलीज ऑन बेल, उस बंदे को रिलीज किया जाएगा बेल के ऊपर, प्रोवाइडेड दैट सच ऑफिसर और कोर्ट, यदि उसको ठीक लगे, मे एंड शेल इफ सच पर्सन इज इंडिजेंट एंड इज अनेबल टू फर्निश श्योरिटी, अगर देखो कोर्ट को ऐसा करना सही लगता है, और साथ साथ में ये जो बंदा जो बेल बॉन्ड के चक्कर में है वो इंडिजेंट है, वो पॉपर है, वो बेसिकली गरीब आत्मा है, एंड और अनेबल टू फर्निश श्योरिटी, श्योरिटी पेश नहीं कर सकता है, इंस्टीड ऑफ टेकिंग बेल, ठीक है ना, तो बेल लेने की बजाय उस बंदे से, फ्रॉम सच पर्सन, उसको डिस्चार्ज कर देंगे ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग ए बॉन्ड फॉर हिज पर्सनल अपीयरेंस एज हेयर इन आफ्टर प्रोवाइड, तो उसके ध्यान रखना उसके पर्सनल बॉन्ड के ऊपर उसको रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है जी। चलो आगे एक्सप्लेनेशन, जहां पर एक बंदा इज अनेबल टू गिव बेल बॉन्ड विद इन ए वीक ऑफ द डेट ऑफ हिज अरेस्ट, एक हफ्ता हो चुका है और बेल बॉन्ड नहीं फर्निश कर पाया है, इट शैल बी सफिशिएंट ग्राउंड, ये सफिशिएंट ग्राउंड रहेगा फॉर द ऑफिसर या फिर कोर्ट को यह प्रीज्यूम करने के लिए कि ये बंदा इंडिजेंट पर्सन है। यह भी बता दिया जाता है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 135 और 100 और 492, ठीक है जी, आ जाओ 135 492 देख लेना कौन कौन सा है, 492 तो इसी में आ जाएगा।
notwithstanding anything in subsection 1 where एक बंदा fail to comply with the conditions of the bond or bail bond as regards the time and place of the attendance, द कोर्ट में रिफ्यूज कर सकती है रिलीज करना उसको बेल पर, ठीक है जी, व्हेन ऑन ए सबसीक्वेंट ओकेजन इन द सेम केस ही appears before the court or is brought in custody, and in such refusal shall be without prejudice to the powers of the court to call upon any person bound by such bail bond बाउंड टू पे द पेनल्टी। यस, सीधी सिंपल सी बात है, देखो जी जो कुछ भी उसको पे करना है वो सीधा सिंपल सी बात है, पे करना पड़ेगा, उसमें बात नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, मिसलेनियस आगे से। मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन, ठीक है जी, स्टार लगा लेना। मैक्सिमम पीरियड कौन सा हो सकता है जिसमें जो अंडर ट्रायल प्रिजनर उसको कस्टडी में रखा जा सकता है विदाउट बेल बॉन्ड, ठीक है जी, चलो आगे। जब एक बंदा हैज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ट्रायल, चाहे इन्वेस्टिगेशन चाहे इंक्वायरी चाहे ट्रायल, ठीक है जी, अंडर दिस संहिता ऑफ एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ नॉट बीइंग एन ऑफेंस फॉर व्हिच द पनिशमेंट ऑफ डेथ or life imprisonment has been specified as one of the punishment under that law, undergone detention for a period extending up to one half of the maximum period of imprisonment specified for that offense under the law, he shall be released by the court on the bail। ये सीधी सिंपल सी बात है। लाइफ वाली सजा थी, डेथ वाली सजा थी, जो भी स्पेसिफाइड वाली सजा थी, ठीक है जी, वो अंडरगो डिटेंशन है, पीरियड एक्सटेंडिंग अप टू वन हाफ ऑफ द मैक्सिमम पीरियड, जो मैक्सिमम पीरियड था, ठीक है जी, वन हाफ पीरियड तक वो डिटेंशन के अंदर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इंक्वायरी के दौरान, ट्रायल के दौरान या फिर तीनों के दौरान, ठीक है जी। देखो क्या लिखा हुआ है, ही शैल बी रिलीज, शैल को अंडरलाइन करना, उसको बेल पे छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा, प्रोवाइडेड दैट, और भी बता दिया जाता है कि जहां पर पर्सन इज ए फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, हु हैज नेवर बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन द पास्ट, जो कि कभी भी कन्विक्ट नहीं हुआ है पास में किसी भी ऑफेंस के लिए, ही शैल बी रिलीज ऑन बॉन्ड, उसको रिलीज कर दिया जाएगा बॉन्ड पे बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा, इफ ही हैज अंडरगोन डिटेंशन, अगर वो undergone detention रहेगा for a period extending up to one third of the maximum period of the imprisonment specified for such offense under that law, ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात है, वन थर्ड से ज्यादा के लिए नहीं रहेगा, सिंपल। चलो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, यह भी बता दिया जाता है कोर्ट में आफ्टर हियरिंग द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पीपी को सुनेगा कोर्ट, फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड, और रीजन रिकॉर्ड करेगा राइटिंग के अंदर, ऑर्डर कर देगा कंटिन्यूड डिटेंशन ऑफ सच पर्सन, उस बंदे को कंटिन्यू रखो डिटेंशन के अंदर फॉर ए पीरियड लॉन्गर देन वन हाफ ऑफ द सेट पीरियड, यस, आधी पनिशमेंट से ज्यादा के लिए भी, या फिर उसको रिलीज कर दो बेल बॉन्ड के ऊपर इंस्टीड ऑफ हिज बॉन्ड, ठीक है जी, उसके पर्सनल बॉन्ड के ऊपर ना रिलीज करके उसको उसको अदरवाइज बेल बॉन्ड के ऊपर रिलीज कर दो। Provided also that no such person shall in any case be detained during the period of investigation, inquiry or trial for more than the maximum period of imprisonment provided, yes, किसी भी सूरत में जो मैक्सिमम पीरियड रहेगा पनिशमेंट का उससे ज्यादा के लिए उसको डिटेंशन में नहीं रखा जाएगा। Explanation: in computation of the period of detention under this section for granting bail, the period of detention passed due to delay in proceeding caused by the accused shall be excluded। ध्यान रखना, अब ये जो गिनतियां गिन रहे हैं दिनों की कि कितने दिनों तक वो अंडर ट्रायल जो प्रिजनर जो है वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इंक्वायरी के दौरान या फिर ट्रायल के दौरान वो कस्टडी में रहा है, तो जो पीरियड उसके चिल्लतरों के कारण, किसके, बेसिकली जो अक्यूज रहता है वो बेसिकली उसने बेल बॉन्ड के लिए अप्लाई नहीं किया है, या फिर लेट से कि वो अब क्या है कि चालान या चार्जशीट जो फाइल करना चाह रही है पुलिस उसको हैम्पर कर रहा है, ठीक है, उसके वजह से डिले हो रहा है, तो जितना पीरियड डिले के कारण हो रहा है, जितना पीरियड इस डिले के कारण जो गुजरा है, उतना पीरियड ये अक्यूज की कस्टडी वाला बाहर निकाल दिया जाएगा उसको, ठीक है जी, सिंपल, ये काउंटिंग में नहीं गिनेंगे, ठीक है ना। किस चीज की काउंटिंग कर रहे हैं कि कोई अक्यूज कितने लंबे समय तक बिना बेल के या बिना बेल बॉन्ड एक्सेट्रा के कितने दिनों तक के लिए वो बेसिकली कस्टडी के अंदर रखा जा सकता है, ठीक है जी। ये गिनती गिनने के लिए बेसिकली जो टाइम पीरियड उसकी गलती के कारण, किसकी, अक्यूज की गलती के कारण लगा है अननेसेसरी, वो गिनती नहीं करेंगे, ठीक है जी, चलो। हाँ जी, 479 का क्लोज सेकंड, notwithstanding anything in subsection 1 and subject to the third proviso thereof, where an investigation, inquiry, trial in more than one offense or in multiple cases are pending against a person, he shall not be released on the bail by the court। yes, जब मान लो एक से ज्यादा केसेस का एक साथ ट्रायल चल रहा हो, यानी ज्वाइंट ट्रायल चल रहा हो, ठीक है जी, अब एक ऑफेंस की सजा कितनी थी, लेट से 6 महीने की थी, उसको तो भाई साहब गुजरे हुए भी 6 साल हो चुके हैं, ठीक है जी, तो कोई बात नहीं। लेकिन एक ऑफेंस ऐसा था कि उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट तक मिल सकती है, तो कोई टेंशन नहीं, अभी तो है हमारे पास।
480, व्हेन बेल में बी टेकन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। चलो जी, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में कैसे लेंगे, चलो। व्हेन एनी पर्सन अक्यूज्ड है, कोई भी सस्पेक्टेड है किसका, कमीशन ऑफ ए नॉन बेलेबल ऑफेंस, अंडरलाइन कर लो नॉन बेलेबल ऑफेंस को, is arrested or detained without warrant by an officer in charge of a police station or appears or is brought before court other than the high court or court of session, he may be released on bond, bail bond। ठीक है जी, सही बात है। कब, आओ, क्या क्या शर्तें हैं, सच पर्सन शैल नॉट बी सो रिलीज्ड इफ देयर अपीयर्स रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट, विश्वास करने के लिए, ही हैज बीन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। चलो जी, उसने, उसको उसको डेथ की सजा मिल सकती है, उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की सजा मिल सकती है। ठीक है जी। एक सेकंड रुकना जी, एक, वेट अ मिनट। हाँ जी नवीन जी। हेलो। मैं ठीक हूँ नवीन जी, जल्दी बताओ, थोड़ा क्लास में बैठा हूँ। आप एक मैं आपको थोड़ा शायद जल्दी फ्री हो जाऊंगा, शायद 12:30 बजे के करीब, तो आ जाना पहले। ठीक है ना, बाकी जल्दी फ्री हो जाऊंगा तो मैं कॉल करूँ। ठीक है, ओके। हाँ जी, चेक 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 चेक। हाँ, उसने डेथ वाला ऑफेंस किया है या लाइफ वाला ऑफेंस किया है। नंबर टू, सच पर्सन शैल नॉट बी सो रिलीज्ड इफ सच ऑफेंस इज कोग्निजेबल वन, कोग्निजेबल ऑफेंस किया है और ही हैड बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड, और प्रीवियसली भी कन्विक्शन में जा चुका है ऑफ द ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 साल या 7 साल से ज्यादा, और ही हैड बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑन 2 or more occasion ऑफ ए कोग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 साल और मोर बट लेस देन 7 साल। ठीक है जी। भाई उसने लाइफ वाला ऑफेंस कर दिया है, डेथ वाला ऑफेंस कर दिया है। ठीक है जी। चलो, लाइफ डेथ वाला नहीं किया है उसने, तो उसने बेसिकली कौन सा किया है, 7 साल, 7 साल से ज्यादा वाला किया है। ठीक है जी। इसके साथ साथ में वो प्रीवियसली कन्विक्टेड भी हुआ है। प्रीवियसली कन्विक्ट किसके लिए हुआ है, लाइफ के लिए हुआ है, डेथ के लिए हुआ है। ठीक है जी। ना लाइफ वाला ऑफेंस है, ना डेथ वाला ऑफेंस है, ना 7 साल वाला ऑफेंस है। कौन सा ऑफेंस है इस बार तीन, 3 साल वाला ऑफेंस है। कितने जी, 3 साल में तीन तीन वाले ऑफेंस है। ठीक है जी। और पिछले भी प्रीवियसली कन्विक्टेड रहा है वो। ठीक है जी। कई ओकेजन में कन्विक्टेड रहा है, तो ध्यान रखना उसको बेल नहीं दी जाएगी। Provided that the court may direct that a person referred to in clause 1 or clause 2 be released on bail if such person is a child or is a woman or a sick person। हाँ, अगर वो बंदा ऊपर जो लिखा हुआ है क्लोज 1 और 2 में, अगर वो बच्चा है, महिला है, या फिर कोई बीमार आदमी है, ठीक है जी, कमजोर आदमी, उसको बेल पे भेज देंगे। प्रोवाइडेड फॉर दैट, ये भी बता दिया था, कोर्ट में आल्सो डायरेक्ट दैट पर्सन रेफर टू इन क्लोज 2 बी रिलीज्ड ऑन बेल इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट जस्ट एंड प्रॉपर सो टू डू फॉर एनी अदर स्पेशल रीजन। हाँ, मेन चीज क्या है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो क्लोज 1 और 2 के अंदर जो कंडीशंस लिखी हुई है, जो कंडीशनल बेल लिखी हुई है, सिर्फ उन्हीं कंडीशन को बेसिकली अगर कंप्लाई करेगा तो ही बेल मिलेगी। अगर कोर्ट को लगता है कि डिस्पाइट, वो क्लोज नंबर 2 के अंदर आता है, डिस्पाइट उसको बेल पर रिलीज कर देना चाहिए, तो कोई बात नहीं, कोर्ट कर देगी। ठीक है ना। और प्रैक्टिस में भी हम यही देखते हैं, रेप के ऑफेंसेस, जो जो रेप के ऑफेंडर्स होते हैं उनको बेल मिल जाती है, मर्डर के होते हैं, डबल मर्डर के, डबल रेप के, गैंग रेप, सबको बेल मिल जाती है। ठीक है। Provided also that mere fact that an accused person may be required for being identified by witness during investigation or police custody beyond the first 15 days, जो शुरुआती जो 15 दिन है उनसे अलग पीरियड की बात हो रही है, ध्यान रखना। ठीक है जी। चलो भी, sufficient ground for refusing to grant bail if it is otherwise entitled to release on bail and gives an undertaking that he shall comply with the directions as may be given by the court। देखो जी, अब सीधा सिंपल क्या है, मान लो अक्यूज ने बेल की एप्लीकेशन लगा दी है, अक्यूज ने बेल की एप्लीकेशन लगा दी है, तो जज साहब सिर्फ इस कारण से उसकी बेल की एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करेंगे कि इस बंदे को तो भाई साहब इसकी तो टीआईपी होनी है, या फिर विटनेस आएगा भाई, इसको तो कोर्ट में इसकी तो आइडेंटिफिकेशन करवानी हमने। ठीक है, सिर्फ ये कारण से बेसिकली उसको, उसकी बेल को कैंसिल नहीं किया जाएगा। चलो, इफ इट अपीयर्स टू सच ऑफिसर, किंतु लेकिन ये प्रोविजन कर लिया क्या। हाँ हाँ, दूसरा प्रोविजन, प्रोवाइडेड आल्सो दैट, यह भी बता दिया जाता है कि नो पर्सन शैल इफ द ऑफेंस alleged टू हैव बीन कमिटेड बाय हिम पनिशेबल विद डेथ, लाइफ और imprisonment फॉर 7 years or more बी रिलीज्ड ऑन बेल by the court under this subsection without giving an opportunity of hearing the public prosecutor। ध्यान रखना, बिना पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुने उसको बेल बाल पे नहीं भेजा जाएगा।
If it appears to such officer or court at any stage of the investigation, inquiry, or trial, as the case may be, that there are not reasonable grounds for believing that the accused has committed a non-bailable offense, but there are sufficient ground for further inquiry into his guilt, the accused shall, subject to the provision of section 492 and pending such inquiry, be released on bail. यह सीधी सिंपल सी बात है। अगर फर्दर इंक्वायरी की भी आवश्यकता है, कोई टेंशन नहीं, उसको बेल बूल पर भेज दिया जाएगा। नंबर 3, जब एक बंदा अक्यूज्ड और सस्पेक्टेड ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 साल और मोर, और एन ऑफेंस अंडर चैप्टर 6, अंडर चैप्टर 7, अंडर चैप्टर 17 और भारतीय न्याय संहिता, और अबेटमेंट या कंस्पिरेसी या फिर उसका कंटेम्प्ट, उसका अटेम्प्ट, सॉरी, एनी सच ऑफेंस इज रिलीज्ड ऑन बेल, ऑफेंडर शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल अंडर सबसेक्शन 1, द कोर्ट शैल इंपोज सच कंडीशन। ध्यान रखना, ये 480 के 3 में, ठीक है जी, कंडीशनल बेल आ चुकी है एब्सोल्युटली। क्या क्या कंडीशन के, सच पर्सन शैल अटेंड द इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन ऑफ द बॉन्ड। यस, कोर्ट जब भी बुलाएगी उसको आना पड़ेगा भाई। दैट सच पर्सन शैल नॉट कमिट एनी ऑफेंस सिमिलर ऑफेंस नहीं करेगा, ऑफ विच ही इज अक्यूज्ड और सस्पेक्टेड और कमीशन ऑफ द विच इज सस्पेक्टेड, ठीक है। दैट ये जो बंदा है, शैल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेक्स एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस or any person acquainted with the facts of the case so as to dissuade him from disclosing such facts to the court or to any police officer or tamper with the evidence, ठीक है जी, and may also impose in the interest of justice such other condition as it considers necessary। जो भी कंडीशन नेसेसरी लगेंगी जज साहब वो कंडीशन लगा देंगे। एक ऑफिसर या फिर कोर्ट जो रिलीज कर रहा है किसी बंदे को बेल पर अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 शैल रिकॉर्ड इन राइटिंग हिज और इट्स रीजंस फॉर स्पेशल रीजंस फॉर सो डूइंग। Any court which has released a person on bail under subsection A or subsection 2 may, if it considers necessary so to do, direct that such person be arrested and commit him to the custody। Yes, सीधी सिंपल सी बात है। अगर जिसको बेल पर रिलीज कर दिया गया है, कोर्ट अगर चाहे तो उसके बेल को जब्त कर सकती है या फिर बेल कैंसिल कर सकती है और उसको अरेस्ट भी करवा सकती है। इफ एनी केस ट्रायबल मजिस्ट्रेट, ठीक है जी, केस ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट, द ट्रायल ऑफ ए पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी नॉन बेलेबल ऑफेंस इज नॉट कंक्लूडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days from the first date fixed for taking evidence in the case, such person shall, if he is in custody during the whole of the said period, be released on bail to the satisfaction of the magistrate, unless for reason be recorded in writing the magistrate otherwise direct। देखो, अगर कोई केस ऐसा है जो ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट है, ठीक है जी, और ये जो ऑफेंस है, ठीक है जी, ये कंक्लूड ही नहीं हो पा रहा है, 60 दिन गुजर चुके हैं कब से, फ्रॉम द फर्स्ट डेट फिक्स फॉर टेकिंग एविडेंस, यानी पीडब्ल्यू से 60 दिन हो चुके हैं, ये केस नहीं निपटा रहा है, ठीक है जी। तो और दूसरी कंडीशन क्या है कि ये जो बंदा था वो कस्टडी में रहा है ड्यूरिंग दी होल पीरियड, ठीक है जी, उसको शेल बी रिलीज ऑन बेल कर दिया जाएगा, ठीक है ना, अगर को मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। साथ इफ एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पहले, आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, ट्रायल से पहले, ऑफ ए पर्सन अक्यूज ऑफ ए नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड बिफोर जजमेंट इज डिलीवर्ड, द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन, द कोर्ट का क्या ओपिनियन था कि देयर आर रीजनेबल ग्राउंड, के रीजनेबल ग्राउंड्स है फॉर बिलीविंग दैट, विश्वास करने के लिए, दैट द अक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी, कि अक्यूज्ड तो गिल्टी ही नहीं है, ऑफ एनी सच ऑफेंस, किसी भी ऑफेंस के लिए, इट शैल बी रिलीज ऑन रिलीज द अक्यूज्ड, ठीक है जी। शैल को अंडरलाइन करना, जहां जहां शैल लिखा हुआ है ध्यान रखना, वहां वहां पर नेसेसरी बेल है, चाहे वो कंडीशनल में लिखा हो, चाहे वो एब्सोल्यूट में लिखा हो या अदरवाइज लिखा हो, जहां कहीं भी शेल आ गया ध्यान रखना वहां पे बेल मिलेगी ही मिलेगी, वो डिफॉल्ट का आपको बताता है बेसिक। इफ ही इज इन कस्टडी ऑन द एग्जीक्यूशन बाय हिम ऑफ ए बॉन्ड फॉर हिज अपीयरेंस टू हियर जजमेंट डिलीवर्ड, ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात है, उसको सिंपल भेज देंगे, भैया तू बेल पे चला जा, बट कंडीशन क्या है कि जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस होगी उस दिन आ जाना, उस दिन कोर्ट अपना लगा लेना। चलो या कैसे कैसे बेल टू रिक्वायर अक्यूज टू अपीयर बिफोर नेक्स्ट अपीलेट कोर्ट। यस, बेसिकली एक बेल किस लिए दी जाती है, एक बेल देने का पर्पज ये होता है, मान लो कोई एक अक्यूज है, उसके अगेंस्ट में कोई जजमेंट आ चुकी है और जजमेंट सेंटेंस आया है, उसको उसको सजा भी होनी है, ठीक है जी। अब क्या है, वो अक्यूज बोलता है कि भाई मैं तो बेल लगाऊंगा, ठीक है जी। अब देखो, बेल लगाने के लिए बेल तो खैर एडवोकेट ही लगाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन भाई वो अपने राइट्स को बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर ले तो कोर्ट उसको फॉर द पर्पस कि वो बेल के लिए अपील लगा सके या फिर सीधा जजमेंट के अगेंस्ट में अपील डाल दे, ठीक है जी, उसको प्रॉपर मौका मिले, ठीक है ना, फेयर चांस मिले, इसलिए उसको बेल पर छोड़ा जा सकता है। चलो जी आज
Before conclusion of the trial and before disposal of the appeal, the court trying the offense or appellate court, as the case may be, shall require the accused to execute a bond or bail bond. अगर appellate court सोचती है कि भाई उससे bail bond जो है execute करवा दिया है, to appear before the higher court, किस लिए कि वो हायर कोर्ट में अपीयर हो सके, एज एंड व्हेन सच कोर्ट इशू नोटिस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अपील और पिटीशन फाइल्ड अगेंस्ट द जजमेंट और रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट एंड सच बॉन्ड शैल बी इन फोर्स फॉर 6 मंथ। ध्यान रखना, अंडरलाइन करो ये, बेल बॉन्ड की आयु कितनी होती है? 6 महीने। इफ सच अक्यूज फेल्स टू अपीयर द बॉन्ड स्टैंड्स फॉरफिटेड, जब्त हो जाएंगे भैया बेल बॉन्ड, ठीक है जी। एंड द प्रोसीजर अंडर जो सेक्शन 491 में लिखा गया वो अप्लाई हो जाएगा इनको। डायरेक्शन फॉर बेल, ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट। चलो जी 482, जब कोई बंदा has reason to believe that he may be arrested on accusation of having committed a non-bailable offense, he may apply to the High Court or the Court of Session for a direction under this section, and that court, यदि उसको ठीक लगता है कि डायरेक्शन इन द इवेंट सच अरेस्ट, अगर ऐसी अरेस्ट हो सकती है, he shall be released on bail, उसको बेल पर रिलीज कर दिया जाएगा। एंटिसिपेटरी बेल की बात हो रही है, चलो जी। जब कभी भी हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्शन करता है ऐसी, इट में इंक्लूड सच कंडीशंस इन सच डायरेक्शन इन द लाइट ऑफ द फैक्ट्स द पर्टिकुलर केस एज इट मे थिंक फिट, जो भी उसको ठीक लगे, इंक्लूडिंग एक कंडीशन दैट द पर्सन shall make himself available for interrogation by a police officer as and when required। ठीक है ना, कि कंडीशन क्या लगा देगा, जब कभी बंदे को बुलाया जाएगा हिमसेल्फ, वो अपने आप को अवेलेबल कराएगा, किस लिए? इंटेरोगेशन के लिए। किसके द्वारा? पुलिस ऑफिसर के द्वारा। दूसरी कंडीशन क्या है? कंडीशन दैट द पर्सन शेल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेक एन इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस, किसी भी बंदे को जो एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ द केस से है या फिर डिस्यूट नहीं करेगा फ्रॉम हिम फ्रॉम डिस्क्लोजिंग सच फैक्ट्स टू द कोर्ट और टू पुलिस ऑफिसर। तीसरी कंडीशन, एक कंडीशन दैट द पर्सन शेल नॉट लीव इंडिया विदाउट प्रीवियस परमिशन। चलो जी। चौथी कंडीशन, सच अदर कंडीशंस एज में बी इम्पोज, जो कि सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 400 से, वही कंडीशन बेल की जो कंडीशन थी वो वाली कंडीशन भी इम्पोज कर देंगे अगर कोर्ट को ठीक लगेगा। इफ सच पर्सन इज देयर आफ्टर अरेस्टेड विदाउट वारंट, अगर ये बंदा बाद में अरेस्ट होता है विदाउट वारंट बाय एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, किसी एसएचओ के द्वारा, ऑन सच एक्यूजेशन, उसी एक्यूजेशन पर, एंड इज प्रिपेयर्ड ईदर एट द टाइम ऑफ द अरेस्ट, या तो अरेस्ट के समय पर ही वो प्रिपेयर था या फिर एट एनी टाइम व्हाइल इन द कस्टडी, या वो जब वो कस्टडी में था उस समय तैयार था, ऑफ सच ऑफिसर टू गिव बेल, कि वो मेरे को बेल दे दे, ही शेल बी रिलीज ऑन बेल, अंडरलाइन करो यहाँ पर भी शेल लिखा हुआ है, उसको बेल पर छोड़ दिया जाएगा। एंड इफ ए मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस, और अगर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले रहा ऑफेंस का, दैट एक वारंट शुड बी इशूड इन द फर्स्ट इंस्टेंस, कि भैया फर्स्ट इंस्टेंस में एक वारंट इशू होना चाहिए था अगेंस्ट दैट पर्सन, उस बंदे के जिसमें ही शेल इशू ए बेलेबल वारंट। अगर मान लो वारंट इशू करने के लिए सोच रहा है मजिस्ट्रेट, तो ध्यान रखना बेलेबल वारंट इशू करेगा इन कन्फर्मिटी विद द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक बाजी। नंबर 4, nothing in this section shall apply to any case involving the arrest of any person on accusation of having committed an offence under section 65 and subsection 2 of section 70 of भारतीय न्याय संहिता 2023। चलो जी आगे आ जाओ। ध्यान रखो, जो सेक्शन 482 था, ठीक है जी, एंटिसिपेटरी बेल, जो पहले कभी बेसिकली आपका सेक्शन 438 होता था, अगर आप मिस्टेकन, नहीं 300, अरे भैया एक सेकंड रुकना भैया। यस, 438 होता था, जो कि अब 482 होता है। यस यस यस, थैंक्स, थैंक्स सचिन। चलो जी, उसमें एक वर्ड होता था एंटीसिपेटरी बेल। ध्यान रखना, अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है इस बार के एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन कहां पर मेंशन है, भैया हाथ जोड़वा लेना, इस बार कहीं पर भी मेंशन नहीं। ठीक है जी, सिंपल है। एंटिसिपेटरी बेल में से हटा दिया है उसको। ठीक है जी, पहले स्पेसिफिक लिखा होता था कि एंटिसिपेटरी बेल आपको मिलेगी किस प्रोविजन में मिलेगी, किस प्रोविजन में नहीं मिलेगी। ठीक है जी, चलो ध्यान रखना, नया जो क्रिमिनल लॉज आए हैं, प्रोसीजर लॉ जो आया है, उसके अंदर एंटिसिपेटरी बेल के अंदर से, सॉरी, एंटिसिपेटरी बेल के अंदर इंटेरिम बेल जो वर्ड था, इंटेरिम, ठीक है जी, इंटेरिम बेल को अब हटा दिया गया है। ठीक है जी, आगे आ जाओ। 483, स्पेशल पावर्स ऑफ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन रिगार्डिंग बेल। चलो,
एक हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट डायरेक्ट कर सकता है क्या? देखो 483 के अंदर क्या है, स्पेशल बेल है भैया। स्पेशल बेल कौन दे सकता है? या तो हाई कोर्ट दे सकता है या फिर कोर्ट ऑफ सेशन दे सकता है। ठीक है जी, कब दे सकता है? दैट के कोई बंदा अक्यूज्ड है किसी ऑफेंस का और वो कस्टडी में है, उसको रिलीज करना है बेल पर। और यदि ये जो ऑफेंस है इज ऑफ द नेचर, उस नेचर का है जो कि स्पेसिफाइड है इन इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 480, वही कंडीशनल बेल वाला, मे इम्पोज एनी कंडीशन, तो क्या कर सकते हैं, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं विच इट कंसिडर नेसेसरी, जो भी इन कोर्ट को नेसेसरी लगे इन दैट सबसेक्शन, इस सबसेक्शन के अंदर। चलो जी आगे आ जाओ। B. That any condition imposed by the magistrate when releasing any person on bail be set aside or modified. Yes, बिल्कुल सही बात है जी। अगर सेशन कोर्ट को लगता है कि जो कंडीशन मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने, सीजीएम की कोर्ट ने, या जो भी लोअर कोर्ट है उसने जो कंडीशन लगाई है वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है जी, तो ये जो स्पेशल बेल जब दी जाएगी, किसके द्वारा, सेशन कोर्ट के द्वारा या फिर हाई कोर्ट के द्वारा, तो वो अपनी तरफ से एडिशनल कंडीशंस और भी ज्यादा लगा सकते हैं। ठीक है जी, चलो। Provided that High Court या फिर Court of Session shall before granting bail to a person who is accused of an offence which is triable exclusive by the Court of Session or which though not so tribal, कोई ऐसा केस है भाई साहब जो बेसिकली एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन है, या फिर थोड़ा नॉट सो ट्राइबल, या फिर ऐसा ट्राइबल नहीं है, अगर वो पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, गिव नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द बेल टू द पीपी। यस, अब चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सेशन कोर्ट हो, बिना पीपी साहब को नोटिस दिए, यानी बिना इस एप्लीकेशन पर ऑब्जेक्शन लिए, ठीक है ना, बेल ग्रांट नहीं करेंगे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, यह भी बता दिया जाता है, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन शैल बिफोर ग्रांटिंग द बेल टू ए पर्सन हु इज अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस ट्राइबल अंडर सेक्शन 65 और सबसेक्शन 2 सेक्शन 70, वही रेप वाले, गिव नोटिस टू द एप्लीकेंट एप्लीकेशन ऑफ द बेल टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर विद इन पीरियड ऑफ 15 दिन। ध्यान रखना, अंडरलाइन करो, 15 दिन के अंदर, कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द नोटिस ऑफ सच एप्लीकेशन। ठीक है जी, चलो जी। अगर रेप का केस रहेगा तो 15 दिन के अंदर अंदर जो है पीपी साहब को नोटिस जाएगा। The presence of the informant or any person authorized by him shall be obligatory at the time of the hearing of the application for bail to the person under section 65 or subsection 2 of section 70 of भारतीय न्याय संहिता। हाँ, ध्यान रखना, पीपी साहब को नोटिस जरूर जाएगा। हाँ, अगर प्रोसिक्यूट्रिक्स और रेप विक्टिम या फिर उसके एलआर, अगर लेट से रेप विक्टिम खत्म हो चुकी है, ठीक है जी, तो उसके एलआर अगर कोर्ट को लगाना चाहें, दे आर फ्री। ठीक है ना, उनकी प्रेजेंस ओब्लिगेटरी है, यानी उनके ऊपर मैंडेटरी नहीं है। नहीं आना चाहते हैं, कोई बात नहीं, देयर इज अ पीपी, ठीक है जी, हु शैल डेफिनेटली गोइंग टू डिफेंड देयर केसेस। ठीक है जी, ध्यान रखना, जो रेप केस रहता है उसके अंदर जो बेल एप्लीकेशन होती है वो सबसे ज्यादा इजी होती है कि वो रिजेक्ट हो जाए। ठीक है जी, कुछ एक पॉइंट होते हैं बेसिकली जब पीपी को कोर्ट के सामने बोलने होते हैं, ठीक है जी, बस जज साहब सुनते हैं उसको, कटाक से खत्म कर देते हैं। चलो, द हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट कर सकते हैं किसी बंदे को हु हैज बीन रिलीज्ड ऑन बेल अंडर दिस चैप्टर बी अरेस्टेड एंड कमिट हिम टू द कस्टडी। यस, सीधी सिंपल सी बात है, पहले से बेल पे छोड़ा हुआ है तो कोर्ट, स्पेशल कोर्ट यानी हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट चाहे तो उसके बेल को कैंसिल कर सकती है और उसको अरेस्ट करवा कर सीधा सिंपल अपने सामने प्रस्तुत करवा सकती है। 484, अमाउंट ऑफ बॉन्ड एंड रिडक्शन देयर ऑफ, सिर्फ हेडिंग से कर लो। देखो जी, नंबर 2 पढ़ लो, द हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो डायरेक्ट कर सकती है कि जो बेल रिक्वायर करेगी पुलिस ऑफिसर के द्वारा या फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा, उसका अमाउंट थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया जाए। ठीक है जी, चलो। 485, बॉन्ड ऑफ द अक्यूज एंड श्योरिटीज। देखो, एक सीधा सिंपल सा आपको प्रोविजन बताता हूं मैं, क्योंकि कई बच्चे जो है आगे प्रोविजन आएंगे तो उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो जी, बेल के लिए कोई भी अक्यूज जाता है डिफेंस लॉयर के पास, ठीक है जी, डिफेंस लॉयर क्या करेगा, एक तो एप्लीकेशन बनाएगा बेल की, और साथ में बेल बॉन्ड भरवा लेगा। बेल एप्लीकेशन खुद ड्राफ्ट करेगा, बेल बॉन्ड बेसिकली फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट भरवा लेगा। ठीक है, उसी बेल बॉन्ड के ऊपर लिखा होता है कि भाई पर्सनल बॉन्ड है या फिर वो कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है ना, यानी कोई श्योरिटी है इसमें। ठीक है जी, साथ साथ में भाई कौन सी प्रॉपर्टी ले रहे हो,
ठीक है ना भाई। बेल बॉन्ड में कौन सी प्रॉपर्टी ले रहे हो आप, ठीक है जी, मूवेबल प्रॉपर्टी ले रहे हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी ले रहे हो, ठीक है जी। चलो जी, मैं मूव और इमूव कर देता हूँ, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज कर देता हूँ वो, ठीक है जी। और प्लस विटनेस, प्लस जो भी आपको सर्टिफाई करेगा, वेरीफाई करेगा, ठीक है जी। चलो, ये सारी चीजें बेसिकली चाहिए होती है, इन्हीं को मिलाकर पूरी की पूरी जो आपकी बेल की फाइल है वो कंप्लीट होती है, ठीक है जी। कई बार कोर्ट करती है कि भैया आपको श्योरिटी की आवश्यकता नहीं। श्योरिटी कौन होता है, जो गारंटी लेता है एक तरीके से, कि देखो जी मैं गारंटी देता हूँ कि ये जो बंदा है जिसको आप बेल पे रिलीज कर रहे हो, मैं गारंटी देता हूँ, आप जब कभी बुलाओगे ये आ जाएगा, ठीक है जी। कई बार कोर्ट क्या करती है, उनको किसी थर्ड पर्सन की गारंटी की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेट्स से कि भाई बहुत ही सोशल किस्म का बंदा है और काफी नाम है उसका, ठीक है ना। लेट्स से कोई सलमान खान नाम का आदमी है, ठीक है जी, मैं स्पेसिफिक नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना, बट वो मैं थोड़ा सा कोट भी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। जिसने हिरन मार दिया हो, जो फुटपाथ पे गाड़ी चला देता हो, ठीक है, इस प्रकार के चमत्कार करता हो। अब देखो इतना बड़ा आदमी है भैया, जहां भी जाएगा सेलिब्रिटी है, ठीक है जी, पेपराजीज घूमेंगे उसके आगे पीछे। पेपराजी नहीं घूमेंगे तो भाई साहब इस देश के अंदर फैंस की कमी नहीं है, वो उनके पीछे घूम जाएंगे, ठीक है जी। ऐसे आदमी को श्योरिटी की कमी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ तो नस काट के खून दे देते हैं लोग, ठीक है जी। चलो जी, कोई बात नहीं, ध्यान रखो, ऐसे लोगों से हम थर्ड पर्सन की श्योरिटी क्यों लें, ठीक है जी। इन बंदों का जिनका नाम है, जो पॉलिटिकल सेलिब्रिटी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सेलिब्रिटी हैं, जो डिजिटल मीडिया सेलिब्रिटी हैं, ठीक है जी, जो सिल्वर स्क्रीन सेलिब्रिटी हैं, या किसी भी प्रकार की सेलिब्रिटी, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है यूट्यूब का आज की डेट में, ठीक है जी। उसको श्योरिटी देने की आवश्यकता नहीं, वो पर्सनल बॉन्ड दे सकता है, ठीक है जी। कोर्ट कितने का लगाएगा, ज्यादा ज्यादा 5 लाख का मुचल का लगा देगा उसके ऊपर, ठीक है जी। 5 लाख क्या है, वो पता नहीं एक पॉकेट झाड़ेगा उसमें से, जो चिल्लर बचेगी वो उसमें से 5 लाख निकाल के दे देगा वो, ठीक है जी। लेट से श्योरिटी चाहिए, श्योरिटी किसकी चाहिए भैया, यार ये तो बड़ा खपीटर सा आदमी है, ठीक है जी, ये तो भाग जाता है 2 मिनट में, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, आप श्योरिटी की आवश्यकता लेंगे उससे, ठीक है ना। यानी एक थर्ड पर्सन लेंगे जो उसकी गारंटी देगा कि देखो जी ये नहीं भागेगा, भागेगा तो मैं खड़ा हूँ, ठीक है ना, अगर ये भागे तो मैं पकड़ के लेके आऊंगा इसको, ठीक है जी। फिर उस श्योरिटी से पैसे लेंगे, ठीक हो गया, सिंपल, ये दो चीजें चलती है। चलो जी, विटनेस, ध्यान रखो विटनेस रहेंगे भैया। जो ट्रांजैक्शन चल रही है कोर्ट के और ये जो अक्यूज्ड है श्योरिटी इनके बीच में, उसको विटनेस करने के लिए विटनेस चाहिए, ठीक है जी। एक हो जाता है आइडेंटिफायर, जो अक्यूज्ड को आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है जी। हम जिस बेसिकली सेशन के निवासी हैं, ठीक है जी, बहुत साल पहले का मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ छोटा सा, ठीक है ना। ये सीनियर वगैरह जूनियर सीनियर मतलब किस हिसाब से चलता है, ठीक है जी। मैंने नई नई प्रैक्टिस ज्वाइन करी थी, इट वाज वे बैक इन 2009, 2009, सितंबर 2009, ठीक है जी। तो होता क्या है उस समय, बेसिकली क्या होता था कि वकील साहब जो रहते थे, ठीक है ना, वो खुद साइन करके, ठीक है ना, आइडेंटिफाई करके खुद की श्योरिटी पे ही किसी को भी बेल दिलवा देते थे, ठीक है जी। पहले थोड़ी चलती होती थी, ठीक है जी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, थोड़ा सा मामला स्ट्रिक्ट हो गया। क्यों, होता क्या था, वकील क्या करता था कि आइडेंटिफाई करके और सिक्योरिटी पे अपने नाम लिख के, श्योरिटी पे अपने नाम लिख के और बेल ले लेता था, ठीक है जी। अक्यूज जाता था भाग, ठीक है जी। अब वकील साहब की भी फीस मारी गई है, ठीक है, पहले जज साहब सुन लेते थे कि भाई वकील साहब की फीस भी मारी गई, अच्छा इतना बड़ा ऑफेंस भी नहीं है, लेकिन आजकल थोड़ा सा समय बदल गया है, ठीक है ना। धीरे धीरे मेरे देखते देखते समय बदला, क्या कि वकीलों को मना कर दिया कि भैया आप साइन नहीं करोगे आइडेंटिफाई के ऊपर, कंफर्म नहीं करोगे आप उसको, आप आइडेंटिफाई करने वाले कौन होते हैं, वो आपका सिर्फ क्लाइंट है, ठीक है जी। आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे, आप अपना सिर्फ वकालतनामा लगाइए बस, दैट्स इट, ठीक है जी। चलो, क्यों, क्योंकि पर्टिकुलर समय के बाद अगर वो अक्यूज अपीयर नहीं हुआ तो आपको एज ए श्योरिटी लायबल भी किया जाएगा, ठीक है जी। अब हुआ क्या, बेल का प्रोविजन और स्ट्रैंगुलेटेड हो गया, ठीक है जी। फिर क्या होता है, एक वकील साहब, क्योंकि पिछले हफ्ते की एक वकील साहब को सजा हुई थी, तो एक सीनियर साहब थे, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है ना, वो खैर वो लाइसेंस रद्द हो गया था उनका, फिर बाद में उन्होंने अपना रिलीज करा लिया, माफी माफी मांग के, बड़ी मुश्किल से हुआ उनका। वो क्या करते हैं, अपने जूनियर के साइन करवा देते हैं फाइल के ऊपर, कि तू आइडेंटिफाई कर दे भाई। विटनेस पे साइन करवा लिया, आइडेंटिफाई में साइन करवा लिया, ठीक है जी, मैं गारंटी लेता हूँ, श्योरिटी पे साइन करवा दी, ठीक है जी। नया नया सा लड़का आया था, ठीक है जी, उसने साइन कर दी, ठीक है जी, गया, ठीक है जी, सीधा जेल के अंदर उसको भेज दिया, क्यों, मिल बांट के फ्रॉड करने।
वकील साहब के पास, वकील साहब के ऊपर भी जो लाइसेंस था उसके ऊपर भी लाले पड़ गए। ठीक है जी। फिर उस केस के बाद से बिल्कुल ही बंद कर दिया। किसने? जो भी कोर्ट था। अब कोई भी वकील अगर पर्सनल कैपेसिटी में श्योरिटी बनने की कोशिश कर रहा है अक्यूज के लिए, तो उसकी एप्लीकेशन ही सबमिट नहीं करवाते थे। ठीक है। अब क्या है, पूरा का पूरा अक्यूज के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो भैया अगर पर्सनल बॉन्ड है तो भैया पर्सनल बॉन्ड, पर्सनल बॉन्ड का मतलब सीधा सिंपल भाई अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी दिया, इतना मार के कोई बड़ा केस नहीं है। ठीक है ना, पर्सनल प्रॉपर्टी लगा दे। स्पेसिफिकली मूवेबल प्रॉपर्टी, ये भी बड़ी स्टोरी है, कभी फुर्सत लगेगी तो बताऊंगा। ठीक है ना, कि मूवेबल से ही मूवेबल क्यों आ गए। मान लो अगर 50,000 का बेल बॉन्ड भर दिया पर्सनल कैपेसिटी में, ठीक है जी, तो सीधी सिंपल सी बात है, 8 करोड़ की गाड़ी उसके पास, उसका कागज नहीं लेंगे। ठीक है ना, यस, 8 करोड़ का फ्लैट है इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसका कागज लगा लेंगे। ठीक हो गया जी। इस तरीके से फॉर स्ट्रेंगुलेटेड हो गया। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि इस तरीके के अक्यूज्ड आ चुके हैं मार्केट में, वो क्या करते हैं, बेल करवाए और वो भाग जाते हैं, तो श्योरिटी मिलना ही बहुत मुश्किल हो गया है। पहले तो क्या होता था, पहले तो एक बिजनेस भी होता था। ठीक है जी। जब बाहर रोहतक जो सेशन होता था उसमें बाहर जब खोखे लगते थे नीम के नीचे, ठीक है जी, तो उसमें 2 या 3 बंदों का एक ऑफिस होता था, लकड़ी का जो खोखा होता था उसके अंदर बैठे होते थे। जिस किसी को बेल चाहिए भैया, ठीक है ना, और जिसको कोई भी श्योरिटी नहीं मिल रहा है, वो उन बंदों से संपर्क करता था। ठीक है जी, वो श्योरिटी कितने की हो, कितने पैसे की हो, तभी फटाक से साइन कर देते थे, श्योरिटी वगैरह करवा लेते थे। ठीक है जी। हाँ, बस वो उगाई उगाई का सिस्टम बहुत तगड़ा होता था उनका। फिर ये सारा सिस्टम बंद हो गया। ठीक है जी। अब सीन क्या है, मान लो अगर वो अक्यूज्ड भाग गया, तो अब बेल बॉन्ड तो फोरफिट होंगे, और अगर गलती से किसी श्योरिटी ने गारंटी रखी तो ध्यान रखना उसकी प्रॉपर्टी जब्त होगी। तो ऐसे सीन में क्या होगा, उस बंदे के लिए ज्यादा बेटर ये रहेगा कि वो अपने आप को डिस्चार्ज करवा ले, कि देखो जी मैं नहीं जानता इसको, ठीक है ना, मेरे से गलती से साइन हो गई, इसका तो आचरण मेरी समझ से बाहर है, मैं तो भाई साहब अपना श्योरिटी मैं वापस विड्रॉ कर रहा हूँ। उस सिचुएशन में क्या करेंगे, पर्सनल बॉन्ड में क्या करेंगे, फोरफिट होने के बाद क्या होगा, अरेस्ट करेंगे, रिअरेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, रिमांड पे भेजेंगे, क्या करेंगे, ये सारा का सारा प्रोविजन आप पढ़ोगे। ध्यान रखना, ये वो प्रोविजन है जो कोई भी इंस्टीट्यूशन वगैरह जिसके ऊपर स्ट्रेस नहीं कराता। बट ध्यान रखना, अगर आप एचपीएससी में किसी लीगल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये जो पीछे का पोर्शन है, आगे वाले पोर्शन में से आए चाहे ना आए, पीछे वाले पोर्शन में से जरूर आएगा। ठीक है ना, चलो। 485, बॉन्ड ऑफ अक्यूज एंड श्योरिटीज। Before any person is released on bail bond for such sum of money as the police officer या फिर court as the case may be thinks sufficient shall be executed by such person, and when he is released on bond or bail bond by one or more sufficient sureties, ठीक है जी, conditional that such person shall attend at the time and place mentioned in the bond and shall continue so to attend until otherwise direction of the police officer या फिर कोर्ट। ध्यान रखना, पुलिस ऑफिसर का बार बार जिक्र आ रहा है। ठीक है जी। ध्यान रखना, ये स्पेसिफिक मोटिवेट क्या बोलते हैं, इसका एक मोटिव है, क्योंकि बेसिकली बेल जो है सिर्फ कोर्ट कोर्ट से नहीं मिलती, बेल थानों से भी मिलती है आपको। ठीक है ना, तो बेल जो थाने के अंदर दी जा रही है वो एक ऑफिसर आपको दे रहा है। ठीक है ना, कोर्ट नहीं दे रही। जहां पर कोई कंडीशन इज इम्पोज फॉर द रिलीज ऑफ एनी पर्सन ऑन बेल, द बॉन्ड और बेल बॉन्ड शेल आल्सो कंटेन दैट कंडीशन। जो कंडीशन एप्लीकेशन में लिखी जाएगी वो बेल बॉन्ड के अंदर भी लिखी जाएगी। If the case so require, the bond or bail bond shall also bind the person released on bail to appear when called upon the high court या फिर court of session या other court to answer the charge। yes, अगर कोई दूसरी कोर्ट बुलाएगी तो वहां पर भी बाउंड करने के लिए होगा। For the purpose of determining whether the surety are fit or sufficient, the court may accept affidavit in proof of the facts containing therein relating to the sufficiency or fitness of the surety। yes, अगर कभी भी श्योरिटी की फिटनेस का जिक्र आ जाए कि भाई श्योरिटी तो भाई यार ये तो फटे पुराने फटे हुए लत्तों के अंदर आया है, ठीक है जी, भाई ये तो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है जी, अगर कोर्ट चाहे तो इंक्वायरी कर सकती है। इंक्वायरी पर से बेसिकली एफिडेविट के थ्रू होती है, एक पर्सन कैपेसिटी के अंदर एफिडेविट मंगवा लिया जाता है। अगर कोर्ट को लगता है तो भैया उसके ऊपर इंक्वायरी वगैरह भी कर सकते हैं। और कोज एन इंक्वायरी टू बी मेड बाय द मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट कोर्ट। चलो आगे। डिक्लेरेशन बाय द श्योरिटी, देखो ये 486, एवरी पर्सन स्टैंडिंग श्योरिटी टू द अक्यूज, उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा कोर्ट के सामने के एज टू द नंबर ऑफ द पर्सन, किन किन बंदों के लिए वो श्योरिटी खड़ा हुआ है। ठीक है जी, इससे पहले कितने बंदों के लिए रहा है, ठीक है जी, सब कुछ उसको डिटेल वगैरह बतानी पड़ेगी। 487, डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी, as soon as the bail bond has been executed, the person for whose appearance it has been executed shall be released। सीधी सिंपल सी बात, देखो जी प्रोसीजर क्या होता है, इधर से बेल बॉन्ड बना के अपना
रख लिए, ठीक है जी। लंच के बाद बेसिकली बेल की एप्लीकेशन लगती है। कोर्ट के सामने गए, कोर्ट के सामने एप्लीकेशन रखी, जज साहब को कंडीशन समझाई, जज साहब सेटिस्फाई हो गए। जज साहब ने बोल दिया ठीक है जी 50,000 का मुचलका भरवा दो। ठीक है जी, वो पूरा फॉर्मेट भर के रखे हुए हैं, ठीक है जी। उसके अंदर सिर्फ वो अमाउंट, श्योरिटी का जो अमाउंट है वो कॉलम खाली रखते हैं, उसी समय भरा। ठीक है जी, कागज तो ऑलरेडी लगा रखे, ये लो जज साहब। जज साहब ने अलाउ कर दिया, ठीक है जी। उसी समय जो शॉर्ट हैंड था उससे उसको ऑर्डर लिखवा दिया, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब 1 घंटे या आधे घंटे का वेट करेंगे, क्योंकि वो जो शॉर्ट हैंड वाला है, उसको टाइप करेगा टक 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 टक, ठीक है जी। पर उसके ऊपर मोहर मोहर लगेगी। फिर जज साहब, मजिस्ट्रेट साहब या फिर जो भी सिग्नेचर होगी उसके ऊपर साइन करेंगे। फटाफट से उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेके जाएंगे, ठीक है जी। और सुनारिया जेल में ले जाएंगे, ठीक है जी। और क्या बोलते हैं, वहां का जो जेलर है उसको दे देंगे। कंसर्न जेलर जो उस बंदे को बुलाएगा और रिलीज कर देगा, उसको बिठाएंगे अपनी गाड़ी में या स्कूटर में, पीछे आ जा भाई, और अपने घर ले जाएंगे, ठीक है जी। चलो आगे आ जाओ। पावर टू ऑर्डर सफिशिएंट बेल व्हेन द फर्स्ट टेकन इज इनसफिशिएंट। चलो जी 488 के अंदर अगर इनसफिशिएंट है पहली श्योरिटी तो दूसरी मंगवा सकते हैं। चलो जी, डिस्चार्ज हो तो श्योरिटी स्टार लगा लेगा। 489 पे स्टार लगा ले। All or any sureties for the attendance and appearance of the person released on bail may at any time apply to the magistrate to discharge the bond. Yes, किसी भी समय श्योरिटी पेश हो सकता है कि जी मेरे को डिस्चार्ज कर दो, या तो सारा का सारा, या सो फार एज रिलेट टू द एप्लीकेंट, या फिर जितना एप्लीकेंट से रिलेटेड है। On such application being made, magistrate shall issue his warrant of arrest. Yes, warrant of arrest issue कर देगा, किसके लिए, अक्यूज के लिए। On the appearance of such person pursuant to the warrant or his voluntary surrender, the magistrate shall direct करेगा कि भाई दूसरे बेल बॉन्ड ढूंढ ले, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि हमने डिस्चार्ज कर दिया है पहली वाली शॉट। चलो, डिपॉजिट इंस्टीड ऑफ रिकॉग्निशन, स्टार लगा लो। स्पेसिफिकली 2 बार 3 बार पूछ चुके हैं। 490, व्हेन कोई बंदा इज रिक्वायर्ड बाय एनी कोर्ट या फिर ऑफिसर टू एग्जीक्यूट करे वो एक बॉन्ड या फिर बेल बॉन्ड को, सच कोर्ट या फिर ऑफिसर में, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर, परमिट हिम टू डिपॉजिट ए सम ऑफ मनी, ठीक है जी। गुड बिहेवियर के कारण सीधा सिंपल बोलेगा अरे कोई बात नहीं, छोटी छाटी की जरूरत नहीं है, अरे तू ही भर दे पैसे, या फिर गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट दे दे, ठीक है ना। टू सच अमाउंट एज द कोर्ट और वो वाला ऑफिसर में फिक्स इन लिeu ऑफ एग्जीक्यूटिंग ए बॉन्ड। भाई जज साहब, अरे थानेदार साहब, जिले इलाही बादशाह, ठीक है जी, मैं तो देखो भर नहीं सकता एप्लीकेशन, तो मुझे लगानी नहीं आती, तो मैं अब क्या करूं। तो फिर ऐसा अगर पैसे जमा करा दे, सीधी सिंपल सी बात, तेरे को कच्ची बेल दे देंगे, ठीक है ना। कितने, जितना वो ऑफिसर बोलेगा भाई उतनी बेल। ध्यान रखना उसके पर्सनल यूज के लिए नहीं है, वो बेसिकली श्योरिटी यूज बॉन्ड के लिए, वो रिकॉग्निजेंस जमा करवाए जाते हैं। प्रोसीजर व्हेन बॉन्ड हैज बीन फॉरफिटेड, यस, जब बेल बॉन्ड जब्त हो जाए, एक बॉन्ड अंडर दिस संहिता फॉर हिज अपीयरेंस और फॉर प्रोडक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी बिफोर ए कोर्ट, अंडरलाइन करो प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी को भी, and it is proved to the satisfaction of the court or any court to which the case has subsequently been transferred, that bond has been forfeited। भाई कोर्ट सेटिस्फाई होगी कि भाई बेल बॉन्ड तो जब्त हो गए हैं। क्यों जब्त हो गए हैं? क्योंकि जो कंडीशन थी बेल की भाई साहब वो जंप कर दी है accused ने। In respect of any other bond under this संहिता, it is proved that satisfaction of the court by which the bond was taken, or the court to which the case has been subsequently transferred, or the court of the magistrate of first class, that the bond has been forfeited. The court shall record the ground of such proof and may call upon any person bound by such bond to pay the penalty thereof, or to show cause why it should not be paid। तो उसी समय जो भी श्योरिटी है भैया, उसको बुलाएगी कोर्ट और उसको बोलेगी भाई चल भैया तेरे बेल बॉन्ड जब्त हो चुके हैं, अब तू क्या करेगा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, पेनल्टी भरेगा, ठीक है ना। शो कोज नोटिस पकड़ा देंगे, क्यों ना तेरे से पेनल्टी भरवाई जाए। आगे आ जाओ एक्सप्लेनेशन। एक कंडीशन इन ए बॉन्ड फॉर अपीयरेंस और प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी बिफोर द कोर्ट शैल बी कंस्ट्रूड एज इंक्लूडिंग कंडीशन ऑफ द अपीयरेंस और एज द केस में बी फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी बिफोर एनी कोर्ट। सीधी सिंपल सी बात। यदि सफिशिएंट कोज इज नॉट शोन, यदि शो कोज नोटिस का सफिशिएंट कोज नहीं शो करवाया गया है, इफ सच पेनल्टी वर फाइन इम्पोज्ड बाय, तो पेनल्टी इम्पोज हो जाएगी। प्रोवाइडेड दैट जहां पर सच पेनल्टी इज नॉट पेड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड इन द मैनर अफॉरसेड, द पर्सन सो बाउंड, अभी जो श्योरिटी है, श्योरिटी होने के नाते ये लिखा हुआ, shall be liable by the order of the court ordering to recover the penalty to imprisonment in civil jail, अंडरलाइन करो, बॉक्स कर लो, सिविल जेल, फॉर ए टर्म बीच में एक्सटेंड टू, जो 6 महीने से ज्यादा की नहीं होगी, यानी श्योरिटी तो गया।
The court may, after recording its reason for so doing, remit any portion of the penalty mentioned and enforce payment in the part only. Yes, partially जा सकती है, partially भी जा सकती है. When a surety to a bond dies before the bond is forfeited, तो उसकी जो एस्टेट है shall be discharged from all liability in respect to the bond. Yes, बिल्कुल ध्यान रखो, अंडरलाइन करो, स्टार लगा लो चार को. अगर श्योरिटी मर गया बॉन्ड फोरफिट होने से पहले, बॉन्ड जब्त होने से पहले, तो फिर उसकी प्रॉपर्टी को, उसकी एस्टेट संपत्ति को लाइबल नहीं करेंगे पेनल्टी के लिए. जहां पर एनी पर्सन हु हैज फर्निश्ड सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 125 और सेक्शन 136 और सेक्शन 401 इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस द कमीशन ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूट ए ब्रीच ऑफ कंडीशन ऑफ हिज बॉन्ड or of a bond executed in lieu of his bond under section 494, a certified copy of the judgment of the court by which he was convicted of such offense may be used as evidence. सीधी सिंपल सी बात है. अब जिस तारीख के ऊपर कोर्ट को बुलाना था, अब उस तारीख के ऊपर बेसिकली अक्यूज आया नहीं है, ठीक है जी. लेकिन फैक्ट क्या था, उसको बेसिकली किसी दूसरे केस के अंदर किसी दूसरी कोर्ट ने गिरफ्तार करके उसको जेल में डाल दिया था. अब क्या उसको सफिशिएंट कोज देना, क्योंकि शो कोज नोटिस तो आ चुका है. तो क्या है, ये जो जजमेंट की कॉपी है या फिर जो ऑर्डर की कॉपी है जज साहब की, जिस ऑर्डर के तहत उसको गिरफ्तार करके रखा गया था कस्टडी के अंदर, ये सफिशिएंट एविडेंस जो है बन जाए. 492 स्टार लगा लो. कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 491, जहां पर बॉन्ड या फिर बेल बॉन्ड अंडर दिस संहिता इज फॉर द अपीयरेंस के लिए है पर्सन इन केस एंड इज फॉरफिटेड फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन. क्या? The bond executed by such person as well as the bond, if any executed by one or more of his sureties in that case, shall stand cancel. अब बंदे को बेसिकली अपीयरेंस के लिए बेल करवाई थी, ठीक है जी. अब बंदा अपीयर ही नहीं हुआ है, ठीक है जी. तो क्या होगा, चाहे भाई एक ही हो चाहे अनेक श्योरिटी हो, सिंपल क्या रहेगा, स्टैंड कैंसल समझ लिया जाएगा, बच गया श्योरिटी. Thereafter, no such person shall be released only on his own bond in that case. ध्यान रखना, फिर पर्सनल बॉन्ड के ऊपर किसी को रिलीज नहीं करेगी कोर्ट. इफ द पुलिस ऑफिसर हो या फिर कोर्ट एज द केस में बी फॉर द अपीयरेंस बिफोर whom the bond was executed सेटिस्फाई हो जाएगा there was no sufficient cause for the failure of the person bound by the bond to comply with this condition. छोड़ दो इसको, जाने दो जाने दो जाने दो. 493 को सिर्फ हेडिंग पढ़ लो. प्रोसीजर इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, डेथ और श्योरिटी और व्हेन अ बॉन्ड इज फॉरफिटेड. जब कभी भी श्योरिटी तो बेल या बेल बॉन्ड अंडर दिस संहिता बिकम्स इंसॉल्वेंट, वो गरीब हो जाए या मर जाए, या व्हेन एनी बॉन्ड इज फॉरफिट हो जाए अंडर दिस प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 491, द कोर्ट बाय हुज ऑर्डर सच बॉन्ड वाज टेकन ऑन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में ऑर्डर द पर्सन फ्रॉम whom such security was demanded to furnish fresh security. ठीक है, जिससे सिक्योरिटी लेनी थी उसी से ही कर लेंगे क्या, कि भैया फ्रेश सिक्योरिटी दे दे इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑर्डर. ओरिजिनल ऑर्डर के तहत इफ वो वाली सिक्योरिटी नॉट इज नॉट फर्निश नहीं होती है, द कोर्ट या फिर मजिस्ट्रेट में प्रोसीड एज इफ देयर हैज बीन अ डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद सच ओरिजिनल ऑर्डर. तो भैया जो पुराने वाला श्योरिटी है उसके अगेंस्ट में एक्शन होगा. 494 स्टार लगाओ. बॉन्ड रिक्वायर्ड फ्रॉम द चाइल्ड व्हेन द पर्सन रिक्वायर्ड बाय एनी कोर्ट और ऑफिसर टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड इज अ चाइल्ड, वो बच्चा है. सच कोर्ट या फिर ऑफिसर में एक्सेप्ट इन ल्यू देयर ऑफ एक बॉन्ड एग्जीक्यूटेड बाय श्योरिटी और श्योरिटीज ओनली. ध्यान रखना, अगर बच्चे से आपने बेल बॉन्ड वगैरह बनवाने, तो ध्यान रखना उसके साइन नहीं होंगे, उसके ब्याह पे तो श्योरिटी ही साइन करेगा. सीधी सिंपल सी बात है, बच्चे के साइन कहीं भी किसी भी डॉक्यूमेंट में नहीं लेंगे, ये माने ही नहीं. सिर्फ हेडिंग पढ़ लो. अपील 495, अपील फ्रॉम दी ऑर्डर अंडर सेक्शन 491. ठीक है जी. अगर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है तो सेशन जज के पास, अगर कोर्ट ऑफ सेशन का है तो अप्लाइज फ्रॉम, जो भी कोर्ट ऑफ सेशन की अपील जाती है बेसिकली हाई कोर्ट में जाएगी. 496, पावर टू डायरेक्ट लिवाई ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन सर्टेन रिकॉग्निजेंस. ठीक है जी. सिर्फ हेडिंग से पढ़ लो 496. ठीक है जी. आओ 497, डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी. यस, ऑर्डर फॉर कस्टडी एंड डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी पेंडिंग ट्रायल इन सर्टेन केसेस. हुआ क्या, एक नॉर्मल सा मैट्रिमोनियल केस आ गया है, ठीक है जी. अब हुआ क्या, बहू ने एक लिस्ट बना के दे दी, सारा सामान जब्त हो गया, ठीक है जी. जो भी गाड़ी वाड़ी मिली थी, ठीक है जी, वो सारी जब्त होके सीज होके कहाँ पुलिस थाने में खड़ी है, ठीक है जी. इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी ऐसी भी आ चुकी है जो बेसिकली लड़के वालों की, ठीक है ना, लड़की से उसका कोई संबंध नहीं. तो अब वो लड़के वाले क्या कर सकते हैं, लेट से अब इस कोर्ट प्रोसीडिंग में उस प्रॉपर्टी की आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी. तो क्या करेंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे किसकी, जज साहब को, जहां पर ट्रायल पेंडिंग है उसी कोर्ट के अंदर जज साहब को लगाएंगे, ठीक है जी. और जज साहब से पूछ लेंगे क्या,
या जैसे आपको बोल देंगे जी सुपुर्दगी करवा दो इस प्रॉपर्टी की हमारे को, ये प्रॉपर्टी हमको वापस दे दो, ठीक है जी। चलो आओ जरा सुपुर्दारी का क्या प्रोसेस। जब कोई प्रॉपर्टी इज प्रोड्यूस, जो क्रिमिनल कोर्ट के सामने प्रोड्यूस की गई या मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस की गई, किसके सामने हो, जो कि एम्पावर टू टेक कॉग्निजेंस है या फिर कमिट द केस फॉर ट्रायल ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, द कोर्ट या फिर मजिस्ट्रेट में मेक सच ऑर्डर एज थिंग्स फिट, अगर ठीक लगे उसको, फॉर द पर्पज फॉर द प्रॉपर कस्टडी ऑफ सच प्रॉपर्टी पेंडिंग द कंक्लूजन ऑफ द इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल। चलो जी। एंड इफ द प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू स्पीडी नेचुरल डीके, अगर वो प्रॉपर्टी ऐसी लेट से जब्त कर दिया और वो प्रॉपर्टी कैसी है कि बहुत जल्दी स्पीडी नेचुरल डीके यानी सड़ने गलने वाली प्रॉपर्टी है, लेट से जिस घर में भाई लड़की की शादी हुई, ठीक है जी, भाई हलवाई है वो, ठीक है जी, वो दूध वगैरह का काम करता है, मिठाई वगैरह पुलिस ने और कोर्ट ने क्या करा, सारी मिठाई जो वो जब्त करवा ली, मिठाई तो भाई खराब हो जाएगी, ठीक है ना। अब जज साहब ऑर्डर करेंगे भाई ये मिठाई को बिकवा दो, क्यों, क्योंकि स्पीडी और नेचुरल डीके की विषय वस्तु, और इफ इट इज अदरवाइज एक्सपीडियंट सो टू डू, और यदि इसके अलावा ऐसा करना जरूरी है, द कोर्ट या फिर मजिस्ट्रेट में आफ्टर रिकॉर्डिंग सच एविडेंस एज इट थिंक्स नेसेसरी, जो भी ठीक लगे ऑर्डर कर देंगे कि उसको बेच दिया जाए या फिर अदरवाइज डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए, ठीक है जी, या तो बेच दिया जाए या फिर डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन प्रॉपर्टी इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड और डॉक्यूमेंट, अंडरलाइन करो, काइंड को, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड को अंडरलाइन करो, डॉक्यूमेंट को अंडरलाइन करो, विच इज प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट और विच इज इन द कस्टडी, any property regarding which an offense appears to have been committed or which appears to have been used for the commission of any offense, the court or the magistrate shall within a period of 14 दिन from the production of the property referred to in subsection 1 before it appears a statement of such property containing its description in such form and manner as the state government may by rule provide। बिल्कुल ठीक बात है जी। देखो कोर्ट या फिर मजिस्ट्रेट जो है वो 14 दिन के अंदर अंदर जब चीज प्रोड्यूस करी जाएगी उसके सामने, ठीक है जी, उसी समय ही फैसला लेगा कि भैया क्या करना क्या नहीं करना। चलो, द कोर्ट और मजिस्ट्रेट शैल कोज टू बी टेकन द फोटोग्राफ एंड इफ नेसेसरी वीडियोग्राफ ऑन मोबाइल फोन और एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑफ द प्रॉपर्टी रेफर टू इन सबसेक्शन, नया प्रोविजन आया, स्टार लगा लेना। The statement preferred under subsection 2 and photograph or videograph taken under subclause 3 shall be used as evidence in any inquiry, trial or other proceedings under this संहिता। Yes, ये ऑटोमेटिक एविडेंस बन गए हैं, एग्जीबिशन की जरूरत नहीं है। चलो जी आगे आ जाओ। हम्म, ये जो कोर्ट या मजिस्ट्रेट है वो 15 दिन के अंदर अंदर, कब, आफ्टर द स्टेटमेंट हैज बीन प्रिपेयर्ड, जब ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगी थी अंडर सबसेक्शन 2 और फोटोग्राफ वीडियोग्राफ अंडर सबसेक्शन 3, ऑर्डर द डिस्पोजल ऑफ द डिस्ट्रक्शन या फिर कॉन्फिस्केशन और डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी इन द मैनर स्पेसिफाइड इन आफ्टर, ठीक है जी। ये देखो जी या तो डिस्पोजल के ऑर्डर, या डिस्ट्रक्ट कर दो उसको उसके ऑर्डर, कॉन्फिस्केशन जब्ती के ऑर्डर, या फिर डिलीवर सुपुर्दगी के ऑर्डर, जो भी रहेंगे ठीक है जी, वो अकॉर्डिंगली हो जाएगा। ऑर्डर फॉर डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी एट कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल, यह सिंपल, सिर्फ हेडिंग से कर लेना बस काफी। इसमें वही है, कई ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि मान लो कोई मतलब किसी ने सुपुर्दारी की बेसिकली एप्लीकेशन लगाई ही नहीं है, ठीक है जी। अब क्या है कि वो ड्यूरिंग द ट्रायल, कंप्लीट ट्रायल जो है वो बेसिकली पेंडिंग पड़ी हुई है, ठीक है जी, कहाँ पर, कोर्ट में प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, ठीक है जी। अब क्या है, कोई सुध बुध लेने नहीं आया है उस प्रॉपर्टी की, ठीक है जी। तो ट्रायल के कंक्लूजन पे जज साहब को स्पेसिफिक ऑर्डर करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी जो यार्ड में पड़ी हुई है कोर्ट के, ठीक है जी, उस प्रॉपर्टी का क्या करना है, ठीक है ना। कोर्ट को ध्यान रखना है, ये ऑर्डर करना ही पड़ेगा, बिना ऑर्डर के बात नहीं बनेगी, ठीक है जी। इसमें जो स्पेसिफिक स्पेसिफिक है वो मैं आपको बता दूं। देखो जी, जो प्रॉपर्टी लाइव स्टॉक है, ठीक है जी, यानी पशुधन है, ठीक है जी, या स्पीडियो नेचुरल डीके है, और ऑर्डर शेल नॉट बी कैरिड फॉर 2 मंथ, ठीक है, 2 महीने ज्यादा के लिए नहीं चल सकता है, अपील प्रेजेंटेड, छोड़ दो उसको, क्या डिस्पोज वगैरह करवा देंगे, छोड़ दो, जाने दो इसको। 499 पेमेंट टू इनोसेंट परचेजर ऑफ मनी फाउंड ऑन अक्यूज, यस, जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदी है प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगी, और जो पैसा मतलब आएगा खरीद बेच करके, ठीक है जी, वो बंदे को दे दिया जाएगा जिसकी वो प्रॉपर्टी है। अपील अगेंस्ट दी ऑर्डर अंडर सेक्शन 498 और 499, 500 के अंदर है, 498 499 की अपील ऑर्डिनरी लाई करेगी, जहां कहीं भी जिस कोर्ट ने ये सुपुर्दारी के डिस्पोजल के ऑर्डर दिए हैं उसकी जनरल अपील जिस कोर्ट के अंदर जाती है। चलो जी आगे आ जाओ। डिस्ट्रक्शन ऑफ लिबलस एंड अदर मैटर्स, सिर्फ हेडिंग से कर लो। जो डिफेमेशन, बदनाम करने के लिए जो डिफेमेशनरी कंटेंट
वगैरह है, ठीक है जी, वो क्या करना पड़ेगा, वो डिस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो जी आगे। पावर टू रिस्टोर पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, यस, ये अगेन सुपरदारी का आ गया है। चलो जी आगे आ जाओ। प्रोसीजर बाय पुलिस अपॉन सीजर ऑफ द प्रॉपर्टी, यस, जब पुलिस जो है प्रॉपर्टी सीज करती है तो 503 में ध्यान रखना, ठीक है जी, वो प्रॉपर्टी को अटैच करवा देगी क्रिमिनल कोर्ट के पास, ठीक है जी, फिर कोर्ट में आपको लगानी पड़ेगी सुपुर्दारी की एप्लीकेशन। अगर सुपुर्दारी की एप्लीकेशन कोर्ट अप्लाई अप्रूव करती है या फिर कंफर्म करती है, तो फिर क्या है, आपको वहां से सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट का बेसिकली ऑर्डर जो निकलवाना पड़ेगा सुपुर्दारी की एप्लीकेशन के ऊपर कोर्ट से। उसके बाद वो ऑर्डर जो है आपको थाने में लेके जाना पड़ेगा, थाने में आप सिपाही एसएचओ साहब को दिखाओगे, ठीक है जी, कि ऑर्डर आ गया सुपरदारी का, फिर वहां से आप अपनी प्रॉपर्टी उठाओगे, ठीक है जी, ये सुपरदारी का आपका ऑर्डर है। इसमें स्पेसिफिक ये स्पेसिफिक तो आ जाओ। इफ द पर्सन सो एंटाइटल्ड इज नोन द मजिस्ट्रेट और मे ऑर्डर द प्रॉपर्टी टू बी डिलीवर्ड टू हिम ऑन सच कंडीशन, इफ एनी मजिस्ट्रेट थिंक्स इट, यानी ये सुपरदारी के ऊपर कुछ कंडीशन लगा सकता है हमें कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, यस लगा सकता है। इफ सच पर्सन इज अननोन, ठीक है जी, द मजिस्ट्रेट मे डिटेन इट एंड shall in such case issue a proclamation specifying the article, yes। ध्यान रखो, प्रोक्लेमेशन सिर्फ अक्यूज अक्यूज की नहीं होती, प्रोक्लेमेशन अंडरलाइन कर लो, स्पेसिफाइंग आर्टिकल के लिए भी प्रोक्लेमेशन होती है, ठीक है जी, और प्रोक्लेमेशन यदि हो गई है तो 6 महीने का इंतजार करेंगे, क्यों, क्योंकि भैया 6 महीने के अंदर कोई क्लेम भी आ सकता है, उसको डिस्ट्रक्ट या फिर बेच उसने का कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलो जी, फिर नीचे प्रोसीजर आता है, प्रोसीजर जहां पर कोई भी क्लेमेंट नहीं आता है 6 महीने के अंदर अंदर, फिर क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को सोल्ड करवा देंगे। जो भी गवर्नमेंट ने जो रूल या हिसाब किताब बना रखा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है जी। और जो भी प्रोसीड जो भी पैसा आएगा इस सेल से शेल बी डेल्ट विद इन सच मैनर, उस मैनर में डील कर दिया जाएगा जो भी स्टेट गवर्नमेंट में मे बाय रूल प्रोवाइड किया है, ठीक है जी। एन अपील शेल लाई अगेंस्ट एनी सच ऑर्डर, ठीक है जी, कोई अपील जो लाई होगी अगेंस्ट सच एनी ऑर्डर टू अपील, जब ऑर्डिनरी अपील जाती है मजिस्ट्रेट कोर्ट से वैसे ही चली जाएगी। पावर टू सेल पेरिशेबल प्रॉपर्टी, ठीक है जी, 505 स्टार्ट लगा लेना, ठीक है जी। पहले तो देखो 500 रुपए तक की वैल्यू बता रखी, लेकिन अब जो है वैल्यू बढ़ा दी गई है। और चेक 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 और इफ द मैजिस्ट्रेट टू होम इट्स सीजर इज रिपोर्टेड, अगर मजिस्ट्रेट साहब का ओपिनियन है कि सेल वुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द ओनर, के बेचना ठीक रहेगा, ठीक है जी, या दूसरा स्पीडी और नेचुरल डील के वाली विषय वस्तु है, या फिर दैट वैल्यू या फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, इज लेस देन 10,000 रुपए, अंडरलाइन कर लेना, मैजिस्ट्रेट में एट एनी टाइम डायरेक्ट कर देगा कि प्रॉपर्टी बेच दी जाए, ठीक है जी, ये प्रोविजन 503 504 का फॉलो कर लिया जाए, ठीक है जी। चलो जी, ध्यान रखो, एक क्वेश्चन पक्का है 506 507 में से, ठीक है जी, आ जाओ चैप्टर आपका 37 इरेगुलर प्रोसीडिंग। If magistrate not empowered by law to do any of the following things, namely to issue a search warrant under section 97, चलो अब तो नंबर सेक्शन के नंबर साथ साथ में लगा दिए, पहले नंबर नहीं होते थे, ये लिखने पड़ते थे। मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड नहीं है, सेक्शन 97 का, वही डाकघर को भेजना, पोस्टल अथॉरिटी वो वाला आ गया, ऐसा ध्यान रखना। चलो, टू ऑर्डर अंडर सेक्शन 174, yes, FIR, पुलिस टू इन्वेस्टिगेट एनी ऑफेंस, yes, शाबाश, टू होल्ड एन इंक्वेस्ट, yes, पंचनामा, टू इशू प्रोसेस अंडर सेक्शन 207, वही कंप्लेंट वाला, फॉर द एप्रीहेंशन ऑफ द पर्सन विद हिज लोकल जुरिडिक्शन, चलो जी, हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस आउटसाइड द लिमिट्स, अच्छा अच्छा, ये तो है, चलो 210 से शुरू हो रहा है, ठीक है जी, जो ये तो अरेस्ट का है वैसे। ई, टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस अंडर क्लोज ए क्लोज बी ऑफ सबसेक्शन 1 210, क्लोज 1 बी को अंडरलाइन कर लेना 210 को, क्योंकि सी जो है वो सेक्शन 507 के अंदर लिखा होगा। टू मेक ओवर केस अंडर सबसेक्शन 2 सेक्शन 212, यस, केस मेक ओवर करना एक मजिस्ट्रेट के द्वारा दूसरे मजिस्ट्रेट के ऊपर। टू टेंडर ए पार्डन, यस, एक्सक्यूज देना किसी अक्यूज को, ठीक है जी, सरकारी गवाह बनाना 343 के अंदर। टू रिकॉल ए केस एंड ट्राई इट हिमसेल्फ अंडर सेक्शन 450, ठीक है जी, किसी विटनेस को रिकॉल करना, ठीक है जी, और ट्राई करना खुद भी, ठीक है जी, 450 के अंदर। टू सेल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 504 505, ये थोड़ी देर पहले जो आपने पढ़ा है, ठीक है जी। एरोनियसली इन गुड फेथ, जज साहब ने गलती से कर दिया है, गुड फेथ में डज दैट थिंग, ये चीज कर दी है, उसकी प्रोसीडिंग, क्या हो गया,
डज दैट थिंग हिज प्रोसीडिंग शेल नॉट बी सेट असाइड, उसकी प्रोसीडिंग जो जज साहब के द्वारा जो प्रोसीडिंग चलाई गई वो सेट असाइड नहीं होंगी, मियरली ऑन द ग्राउंड, सिर्फ इस कारण से कि ऑफ हिज नॉट बीइंग सो इम्पावर्ड, कि वो ऐसे इम्पावर्ड नहीं था। ठीक है जी, चलो जी। 507 के अंदर ध्यान रखना, इरेगुलरिटीज हैं जो विशिएट कर देती हैं प्रोसीडिंग को, यानी जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग चली है वो सारी की सारी प्रोसीडिंग्स ही कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है जी। 506 के अंदर जो प्रोसीडिंग चली है वो विशिएट नहीं करता है ट्रायल, ध्यान रखना। चलो जी, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो ट्रायल को ही खराब कर देंगी? अटैच कर दिया है और सेल कर दिया प्रॉपर्टी, वही प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑफेंडर करने की बात। ठीक है जी। इशू एक सर्च वारंट कर दिया है फॉर डॉक्यूमेंट पार्सल और अदर थिंग जो कि कस्टडी ऑफ पोस्टल अथॉरिटी के अंदर है। यस। डिमांड सिक्योरिटी फॉर टू कीप द पीस, सिक्योरिटी मांग ली है। चलो जी। डिमांड सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर के लिए सिक्योरिटी मांग ली है। डिस्चार्ज ए पर्सन लॉ फाउंड टू बी ऑफ गुड बिहेवियर, ठीक है जी, चलो जी, उससे मांग लिया है। कैंसल ए बॉन्ड टू कीप द पीस, कोई बॉन्ड कैंसिल कर दिया है। मेक एन ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का कोई भी ऑर्डर सेक्शन 144 का। मेक एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 152 एज टू लोकल न्यूसेंस, यस, लोकल न्यूसेंस के लिए कोई ऑर्डर कर दिया है। प्रोहिबिट्स अंडर सेक्शन 162 रिपीटेशन ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, यस, इंजंक्शन वाला केस आ गया है। मेक्स एन ऑर्डर अंडर पार्ट सी और पार्ट डी ऑफ चैप्टर 11, टेक्स कॉग्निजेंस, चैप्टर 11 अपना वही हाँ वही मेंटेनेंस वाला ही। टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस अंडर क्लोज सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 210, ठीक है जी। दो ऊपर लिखा तो उससे एक प्रोविजन रहेगा तो वो इधर डाल दिया है। ट्रायल ऑफेंडर का, ट्राइज एन ऑफेंडर समरी, समरी ट्रायल कर लिया है। ठीक है जी। पास कर दिया है सेंटेंस अंडर सेक्शन 364 के अंदर, और प्रोसीडिंग रिकॉर्डिंग बाय अनदर मजिस्ट्रेट, डिसाइड कर दी है कोई अपील। कॉल अंडर सेक्शन 438 फॉर प्रोसीडिंग, और रिवाइजेज ऑन ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 491, हिज प्रोसीडिंग शैल बी वॉइड, सीधी सिंपल उसकी प्रोसीडिंग वॉइड हो जाएगी। प्रोसीडिंग्स इन रॉन्ग प्लेस, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नो फाइंडिंग, नो को जरा बॉक्स कर लेना। या फिर सेंटेंस या फिर ऑर्डर किसी भी क्रिमिनल कोर्ट का शी शैल सेट असाइड, वो सेट असाइड नहीं होगा सिर्फ इस ग्राउंड के ऊपर के इंक्वायरी ट्रायल अदर प्रोसीडिंग इन द कोर्स विच इट वाज अराइव्ड एट और पास टुक प्लेस किसी रॉन्ग सेशन डिवीजन के अंदर, रॉन्ग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, रॉन्ग सब डिवीजन के अंदर, सिर्फ इस कारण से पेंडिंग। नॉन कंप्लायंस विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 183 और 316, ठीक है जी, सिर्फ हेडिंग से कर लेना। इसके अंदर चलो, इफेक्ट ऑफ ओमिशन टू फ्रेम एब्सेंस ऑफ ए एरर इन चार्ज, ठीक है जी, वही कोई एरर हो गई है चार्ज फ्रेमिंग करते समय, ठीक है जी, उसके इफेक्ट के बारे में दो 510 के अंदर बताया गया है। ये बेसिकली क्या है कि फाउंडेशन की विषय वस्तु है, काफी सारी टेक्निकलिटीज और काफी सारा लेंथी प्रोसीजर, इसको समझना, सिर्फ हेडिंग से याद कर लो इस चीज। चलो जी। डिफेक्ट एरर नॉट टू मेक अटैचमेंट टू अनलॉफुल, सिर्फ हेडिंग से देख लो, डिफेक्ट या फिर एरर्स के कारण जो अटैचमेंट रहेगी वो अनलॉफुल नहीं रहेगी। फाइंडिंग और सेंटेंस व्हेन रिवर्सिबल बाय रीजन एरर ओमिशन और इरेगुलरिटी, चलो जी। Subject to the provision herein before contained, no finding, sentence, or order passed by the court of competent jurisdiction shall be revised, shall be reversed, altered by a court of appeal, confirmation or revision on account of any error, omission, or irregularity in the complaint, summon, warrant, proclamation, order, judgment, or other proceedings before, during trial, or in any inquiry or other proceedings under the Sanhita, or any error or irregularity in any sanction for the prosecution, unless in the opinion of the court, a failure of justice has been occasioned thereby. चलो जी, आगे आ जाओ। लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस, सब 514 पढ़ना है, इसके अंदर ध्यान रखना। चलो जी, पार्ट ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस, चलो जी। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द संहिता, कोई भी कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस नहीं लेगी किसी भी ऑफेंस का जो कि कैटेगरी स्पेसिफाइड सेक्शन 2 के अंदर आ गया, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, जो कि लिमिटेशन का पीरियड बोला जाता है। कितना है? 6 महीने, यदि ऑफेंस पनिशेबल है विद फाइन ओनली। अगर फाइन ओनली ऐसा कोई ऑफेंस किया और उसको आपकी एफआईआर या फिर आपको क्रिमिनल कंप्लेंट करानी है तो आपके पास सिर्फ 6 महीने हैं। 1 साल, यदि ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 साल, चलो जी। सी, 3 साल, यदि ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर बट नॉट एक्सीडिंग 3 साल। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन रिलेशन टू द ऑफेंस व्हिच मे बी ट्राइड टुगेदर शैल बी डिटरमाइंड, छोड़ दो।
कमेंसमेंट ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। एक्सक्लूजन डेट छोड़ दो, 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 छੱਡ दो, छੱਡ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट, चलो जी 528, नथिंग इन द संहिता शैल बी डीम्ड टू लिमिट। इस संहिता के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जो लिमिट करे या फिर अफेक्ट करे। जो भी इनहेरेंट पावर है किसकी, हाई कोर्ट की, कि वो कोई भी ऑर्डर बनाए जो भी जरूरी लगे उसको, किस लिए, टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर अंडर दिस संहिता और टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट और अदरवाइज टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस। ठीक है जी। चलो चलो चलो, रिपील सेविंग जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। ये आपको बता ही दिया था मैंने। चलो, खत्म हो गया जी। बेल के ऊपर जरा केस लो लिख लो। याद करा दिया करो, कई बार ना वो पढ़ाते पढ़ाते ना फ्लो के अंदर में भूल जाता हूँ। बेल में लिखो जरा, मोतीराम एंड अदर्स। मोतीराम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, 1979। इसके अंदर जो भी बेल का प्रोविजन है सब कुछ बताया गया है जी। देखो, जो अभी जो एंटिसिपेटरी बेल का जो प्रोविजन आया है उसके अंदर काफी सारे चेंजेस हैं। ठीक है ना। लेकिन मैं सिर्फ आपको जो लीडिंग केस लो इसके ऊपर पुराने वाले सिर्फ वो बता रहा हूँ। चलो जी। भूल चंद जैन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, 1976, सुप्रीम कोर्ट। सलाउद्दीन, नेक्स्ट करो, सलाउद्दीन अब्दुल समद शेख, अब्दुल समद शेख वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 1996, सुप्रीम कोर्ट। चलो जी, नेक्स्ट केस लो लिखो, स्टार लगा लेना। भद्रेश बिपिन भाई सेठ वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, गुजरात एंड अनदर, 200, सॉरी 2015, सुप्रीम कोर्ट। चलो जी, जो हरियाणा में बहुत बार पूछते हैं, लिखो जरा। हितेंद्र विष्णु वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 1994, सुप्रीम कोर्ट। एक केस जो बड़ा कंट्रोवर्शियल है, ठीक है जी, जो एडीए के एग्जाम में पूछने के बहुत चांसेस हैं क्योंकि बहुत बड़ा रोल था भैया एडीए का। स्टेट ऑफ यूपी, बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल केस था। अमर मणि त्रिपाठी, सुप्रीम कोर्ट, 2005। एक पोएट होती है, ठीक है जी, यूपी के अंदर, अमरमणि। एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं यूपी में जो क्या कर देते हैं, उसका मर्डर कर देते हैं। हरियाणा में बार बार पूछते हैं। नेक्स्ट लिखो, संजय चंद्र, संजय चंद्रा वर्सेस सीबीआई। ठीक है ना। मैं अगेन कोट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ याद करा रहा हूँ। संजय चंद्रा नाम के हमारे देश में सबसे बड़े एक तांत्रिक होते थे, तांत्रिक। ठीक है जी। चलो जी, खैर वो जेल में खत्म हो गई। चलो, स्टेट ऑफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन या फिर सिंपल दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस संजय गांधी, 1978।
ये केस बेसिकली कई बार किस्सा कुर्सी का करके भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, किस्सा कुर्सी का एक मूवी थी। चलो जी, नेक्स्ट करो। खिलाड़ी। खिलाड़ी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 2009 सुप्रीम कोर्ट। ये पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट के विषय में, बॉन्ड की बेल बेल बॉन्ड वगैरह भरवाने की। नेक्स्ट करो, स्टार लगा लेना। हुसैन आरा खातून, ये तो कई जगह आ चुका है। वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1980 सुप्रीम कोर्ट। हरियाणा में क्वाइट टाइम पूछते हैं, जगतार सिंह। वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1980 अपने हाई कोर्ट का, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। चलो जी, आपका बीएनएसएस आज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ध्यान रखो, 3 दिन लगेंगे। जो आपका क्रिमिनल, जो आपके जो बेयर एक्ट है उसका जो लास्ट एक्ट है बेसिकली, द भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। ठीक है जी, 3 दिन के अंदर अंदर ये सारा का सारा एक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। बहुत स्पीडली नहीं पढ़ रहे हैं, 3 दिन बहुत सफिशिएंट समय है। ठीक है ना, बट हाँ, ध्यान रखना, जैसे क्रिमिनल के अंदर या फिर अदरवाइज क्रैश कोर्स है, जितना बर्डन बच्चों के ऊपर रहेगा, ठीक है ना, टीचर के ऊपर थोड़ा सा कम रहेगा। मैं तो, देखो जी, आपको टॉर्चर करने का काम जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद शुरू करूंगा। ठीक है जी, आपको दिन रात मैंने क्वेश्चन ही करवाने हैं। ठीक है ना, इन बिटवीन क्या होएगा, शायद ऐसा भी हो सकता है कि मैं यूट्यूब के ऊपर जो है जनरल अपना सेशन वगैरह शुरू कर दूं। ठीक है ना, मैं कोशिश में तो लगा हूँ। ठीक है जी, बाकी देखते हैं। माई टीचर shall be able to make me understand the algorithm of the YouTube, अगर हो पाएगा ऐसा तो ठीक है। चलो, कल फिर शुरू करते हैं। ध्यान रखना, कल संडे रहेगा, कल मैं क्लास लगा दूंगा। ठीक है ना, कल घर से ही लगा लेंगे। मैं ऑफिस में आने की बेसिकली अवॉइड कर दूंगा, मुझे भी थोड़ा सा एक रेस्ट मिल जाएगा एक दिन का और। ठीक है जी, क्योंकि कल काफी बहुत ज्यादा तबीयत खराब रही थी। ठीक है, आई वॉज नॉट इन कंडीशन टू इवन स्पीक। सारा का सारा बेसिकली टॉन्सिल की प्रॉब्लम मुझे। चलो चलो, ठीक है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है जी, अगर नहीं है तो आज का सेशन मैं ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है जी, कल आपको टाइम कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। ठीक है जी, और टीबीएसए के साथ भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लेके रखना। ठीक है जी, एक रजिस्टर एक पेन लेके रखना। ठीक है जी, चलो। एनी क्वेरी? आई होप नो। ओके, सी यू टुमारो।